इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 की फिजिक्स में आज हम चार्ज और मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज और मास में स्पेशली हम चार्ज और मास के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चार्ज और मास का डिफरेंस सीखते सीखते हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इस क्लास में सीखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करना है ताकि चार्ज और मास का डिफरेंस तो समझ में ही आए, साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चार्ज और मास के डिफरेंस को समझने से पहले हम चार्ज और मास की सिमिलरिटीज के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन का फर्क नहीं होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेट्स से ये मार्कर का कुछ मास है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दी, तो क्या इसका मास बदल जाएगा? मास तो सेम रहेगा। इसका मतलब इस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी मास एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज, मान लो एक बॉडी चार्ज्ड है, उसमें कुछ चार्ज है, उसको ऐसे कर तो चार्ज बदलेगा, डायरेक्शन तो चेंज कर, डायरेक्शन चेंज करने से चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज और मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दो मासेस होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन क्यों अट्रैक्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं, वो इंट्रिंसिक अंदर की प्रॉपर्टी है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्यों अट्रैक्ट करते हैं हमको नहीं पता। इसी तरह से दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं मौजूद है। तो चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करता है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम समझने वाले हैं चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, तुम पहले से भी अवेयर होगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन मास हमेशा एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव मास कुछ नहीं होता, ठीक। तो इस चीज को अब हम लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं चार्ज और ये हो गया अपना मास। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा, दो चार्जेस होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। यानी फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल कभी भी नहीं करते। तो यानी इसमें रिपल्सिव नेचर भी फोर्स का हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और इसमें हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। तो इसमें जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसमें हमेशा अट्रैक्टिव। तीसरा, चार्ज कंजर्व होता है। मास लेकिन कंजर्व नहीं होता। कंजर्व का मतलब रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले रहेगा रिएक्शन के पहले, उतना रिएक्शन के बाद भी नेट चार्ज रहेगा, चार्ज में चेंज नहीं होता। इसका मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा हमको क्यों लगता है कि इसमें से चार्ज उसमें ज़्यादा हो गया? तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है,
जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन वो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अगर दोनों का चार्ज ऐड करोगे रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद तो नेट चार्ज हमेशा जीरो ही आएगा, या नेट चार्ज जो भी रहेगा वही का वही बना रहेगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड। एग्जाम्पल के लिए एक बॉडी है, ठीक है, इस पे मान लो 5 कूलम का चार्ज है। एक दूसरी बॉडी है, सेम शेप सेम साइज सेम मटेरियल की है, ठीक है, लेकिन इस पे चार्ज लेस से 3 कूलम का है। रिएक्शन के पहले बच्चों टोटल चार्ज नेट चार्ज कितना हुआ, तुम इसको जोड़ोगे, चार्ज को हम अलजेब्राइक सम करते हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। हमने जोड़ा, ये 8 कूलम चार्ज आ गया। अब इसको हमने मिला दिया तो दोनों की साइज सेम है, मटेरियल भी सेम है, शेप भी सेम है, राइट। हमने लाके इसको मिला दिया जब इसके साथ, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, राइट। तो यहां 5 कूलम था, यहां पे 3 कूलम, रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा तो 5 3 8 टोटल चार्ज कूलम को हुआ, तो 4 कूलम इस पे आ जाएगा और 4 कूलम चार्ज इस पे आ जाएगा, राइट। अब जोड़ो, 4 + 4 = 8। 8 कूलम तो पहले भी था, 8 कूलम बाद में भी है, यानी जो नेट चार्ज है वो नहीं बदला, जबकि चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब मास के बारे में, मास कंजर्व नहीं है, हम तो पढ़ते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये पहले सही माना जाता था, क्लासिकल फिजिक्स में हम इसको सही मानते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फार्मूला बच्चों दिया जो है E = mc²। ये फार्मूला, जहां E एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी है लाइट की। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मास एनर्जी में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो मास तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका मतलब जो मास होता है वो कंजर्व नहीं होता है अगर इस प्रिंसिपल के आधार पे हम चलते हैं, ठीक। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन ये नॉट क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है। क्वांटाइज क्या होता है हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे जो मिनिमम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसको 1 क्वांटम चार्ज हम मानते हैं। उससे छोटा हम चार्ज अभी तक नहीं बुक में देखते हैं और ना उसको हम कंसीडर कर रहे। अब क्वार्क पे मत चले जाना कि अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, राइट। उस पे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, करेक्ट। उस पे नहीं, जब वो आएगा बुक में तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक क्वांटम में कितना चार्ज होता है वो बदल जाएगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये एक क्वांटम हम चार्ज इसको मानते हैं, ये बदल जाएगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, सिर्फ ये जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज हो जाएगा। एनीवेज, हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसा मिनिमम चार्ज जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और इसी का इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं, तो उसके साथ एसोसिएटेड चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही ट्रांसफर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का 3 टाइम्स होगा, राइट। इसका मतलब जब चार्ज हम ट्रांसफर करेंगे तो एक क्वांटम चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका एक फार्मूला भी हमने सीखा है। टोटल चार्ज को हम ये बच्चों Q से दिखाते हैं और प्लस माइनस NE। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में हमको दिया गया है
चार्ज की वैल्यू यहां पर, तो चार्ज की वैल्यू यहां पे रख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमको वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है तो मतलब ये जो चार्ज यहां पे हमने रखा है वो किसी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन मास के बारे में क्या आपने ऐसा सुना है? मास तो 1 किलो भी होता है, 1.5 भी होता है, 1.3 भी होता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ मास के बारे में अभी हमने बात तो नहीं की है। नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ मास के बारे में हम बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए नॉट क्वांटाइज या कोई वैल्यू अभी तक हमने फिक्स नहीं की है, तो ये नॉट क्वांटाइज्ड हम बोलते हैं। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, तो ये फार्मूला हमको समझना। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत मैक्रो मतलब बड़े, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, ग्रेनी नेचर, मतलब एक एक चीज को अगर काउंट कर सकते हो, ग्रेनी नेचर का है, डिस्क्रीट यूनिट की तरह तुम अगर ट्रीट कर रहे हो तो वहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया जाता है। लेकिन अगर चार्ज को कंटिन्यूअस तुम समझ रहे हो, डिस्क्रीट यूनिट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा तो मॉलिक्यूल से बनी है, राइट, एक एक करके तुम गिन सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए क्या हम एक एक मॉलिक्यूल के बारे में कंसर्न है? नहीं, हम तो ढेर सारी हवा एक साथ ले रहे हैं, एक साथ हवा बाहर जा रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यूअस हम उस मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि डिस्क्रीट एक एक यूनिट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक बात। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, राइट, कि ये कंटिन्यूअस जो है, डिस्क्रीट क्या है, इसकी बात भी तुमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि तुम समझ सको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इग्नोर क्यों करने लगते हैं, ठीक बात। तो ये हमने क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइज्ड है और ये नॉट क्वांटाइज्ड है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, चार्ज डज नॉट डिपेंड, या चार्ज ऐसे लिख लो सिंपल वर्ड में, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अगर बहुत स्पीड से उसको फेंक दिया जाए तो उसका चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज वही रहेगा। इसका मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन कोई मास वाली चीज है, इसको बहुत स्पीड से फेंक दिया जाए तो इसका मास बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? एक फार्मूला है, मास इज इक्वल टू रेस्ट मास। जब कोई चीज रुकी है उसको m0 से हम दिखाते हैं, 1 माइनस v स्क्वायर्ड अपॉन c स्क्वायर्ड, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो ये तो जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और v जिसका मास हम देखना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी। तो अब यहां पे इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर v की वेलोसिटी इसके लगभग बराबर हो जाए तो ये वैल्यू लगभग 1 के आसपास होगी। तो 1 से ज्यादा वैल्यू अगर घटाओगे तो ये वैल्यू नीचे और कम हो जाएगी। नीचे जब डिवाइजर कम होता है, छोटा होता है, तो वैल्यू बड़ी आती है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी बड़ी। समझ में आ रहा है ये मैथमेटिक्स का रूल। अगर नीचे, जैसे यहां पे मान लो 5 है, यहां पे मान लो 20 है, तुमने यहां पे इसको 4 से डिवाइड किया तो आंसर 5 है, राइट। लेकिन 20 है, अगर यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो जो रिजल्ट आता है, आंसर क्वोशिएंट आता है, वो ज्यादा आता है। तो अगर v की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इससे जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। ज्यादा वैल्यू आओगी तो 1 से घटाओगे,
1 से जितना ज्यादा घटाओगे नीचे उतना ही कम आएगा, उतनी ही कम वैल्यू आएगी। कम से जब डिवाइड करोगे m0 को, रेस्ट मास को, तो ज्यादा वैल्यू आएगी, यानी जो मास है वो बढ़ गया। यानी स्पीड में अगर मास होगा तो हम लोग दौड़ते हैं, हमको तो नहीं फील होता, हम उतनी स्पीड से दौड़ ही नहीं पाते, तो उतना ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। वी हम कितनी स्पीड से बढ़ेंगे? लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी के आसपास उतनी स्पीड से तो हम नहीं दौड़ पाते। लाइट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? तो उसकी वेलोसिटी के पास तो पहुंच ही नहीं पाते, हम दौड़ते भी हैं तो कितनी स्पीड से, राइट? इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बड़ी स्पीड से चल रहा है, तो वहां पे फर्क पड़ जाता है। तो पता यह चला कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो मास बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अच्छा, चार्ज जो होता है, चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज विथ मास। जहां पर मास होगा चार्ज वहीं होगा, यानी चार्ज कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साथ मास जरूर है, एसोसिएटेड है। यानी चार्ज है तो मास का होना मैंडेटरी है, लेकिन मास हो तो वहां पे चार्ज हो ये जरूरी नहीं। जहां पे मास हो तो हो सकता है वो चार्ज बॉडी हो ही नहीं, उस पर कोई चार्ज ही ना हो, पॉजिटिव भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो, राइट? लेकिन अगर चार्ज कोई चीज है तो मास उसके साथ है ही हमेशा, ठीक? तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। मास में और मे नॉट exist without charge। तो इस पॉइंट को तुम समझ गए होगे। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एसआई यूनिट में तुमने पढ़ा था, राइट? एमकेएस यूनिट में मास को किलोग्राम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमने माना है, राइट? टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, राइट? डिस्टेंस को मीटर में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने मानी हुई है। इसी तरह से मास को हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। तो यहां पे आगे कुछ और पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, राइट? तो लिख लेते हैं। देखो ये चार्ज है बच्चों और ये मास है, ठीक है? स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। Charge is not a fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? ये भी डिफरेंस हो गया, करेक्ट? चार्ज के लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? देख लेते हैं इसको। चार्ज कैन बी फाउंड बाय अ फार्मूला, ठीक है? क्या है फार्मूला? Q बराबर I इंटू टी। ये फार्मूला तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। करंट का फार्मूला तुमने क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, राइट? एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को करंट बोलते हो। तो उसी फार्मूले से Q इज इक्वल टू आई टी भी मैं बोल सकता हूं, राइट? तो इसका मतलब जो चार्ज है इसको I इंटू टी में एक्सप्रेस करें तो इसकी एक यूनिट हो सकती है एम्पियर,
सेकेंड, राइट। एसआई यूनिट इसकी ये भी हो सकती है, और चार्ज की एक यूनिट कूलम भी होती है। तो ये दोनों यूनिट चार्ज की होती है। इसी तरह से मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg होता है, ये फार्मूला तुम जानते हो। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन g, राइट। तो आई होप इस फार्मूले से तुमको एक चीज क्लियर हुआ होगा कि मास और वेट अलग अलग चीजें हैं। हम मास में, जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मास में मल्टीप्लाई करते हैं इस 10 की वैल्यू को, तब वेट आता है। तो मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट। आई होप ये बातें समझ गया होगा। तो एम्पियर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। अब ये चार्ज है, ये चार्ज देखो, मास तो तुम समझ रहे, इस चार्ज की फीलिंग थोड़ी सी हम ले लेते हैं, राइट, ताकि तुमको थोड़ा और सही लगे कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज को कूलम में नापते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एम्पियर सेकंड में भी मापते हैं। देखो घर में आपके इन्वर्टर होगा, राइट। जैसे मान लो इन्वर्टर है, उस पर लिखा 150 एम्पियर आवर, ऐसे लिखा होता है। जितने ज्यादा एम्पियर आवर का इन्वर्टर होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, और थोड़ा सा समझते हैं। आपका इन्वर्टर फुली चार्ज्ड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 150 इंटू 10 एम्पियर आवर, राइट। क्या इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 15 एम्पियर की करंट हर घंटे, मैं 15 एम्पियर की करंट लेता हूं, तो 10 घंटे के अंदर ये जो मेरा इन्वर्टर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट ना। चार्ज का मतलब ये, चार्ज का मतलब 150 एम्पियर आवर में दिया गया। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं हर घंटे 15 एम्पियर की करंट लेता हूं, तो मेरा इन्वर्टर 10 घंटे में बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज है इतना, तो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। ये ऐसे समझ लो, देखो 15 15 15 15 15 15 ऐसे, राइट। ये देखो, करेक्ट, ठीक बात। देखो 5 ये हो गया, 5 ये 10, तो इसको सबको जोड़ दो। अगर तुम इसको जोड़ दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 15 को 10 बार जोड़ दो या 15 को 10 बार गुणा कर दो, राइट। तो वैल्यू तो यही आएगी। तो इसका मतलब 15 एम्पियर की अगर मैं करंट हर आवर लेता हूं, तो एक फुली चार्ज जो मेरा इन्वर्टर होगा 10 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, मतलब बंद हो जाएगा, राइट ना। तो ये तो हुआ बच्चों चार्ज और मास के बारे में डिफरेंस, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने समझी, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने डिटेल में समझा, राइट। और हमने समझा स्पीड कैसे, अगर मास की बढ़ती है तो मास कैसे चेंज हो जाता है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हमने सीखे। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो जो चीजें हमने पढ़ी, अब उन चीजों को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मास पॉजिटिव ही हमेशा होता है। चार्ज में जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, लेकिन मास में हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव ही होती है। चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग टू मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं होता है। क्वांटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के बेस पे दिया जाता है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के बेस पे दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हम बोलते हैं किसी वस्तु में चार्ज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया।
इसका फॉर्मूला ये है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। चार्ज कहीं पे है तो मास जरूर होगा, लेकिन मास कहीं पे है तो चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज, इस फार्मूले के द्वारा थोड़ा सा समझने के लिए मैंने यह फार्मूला लिखा कि चार्ज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट। और इसमें मैंने तुमको इन्वर्टर का एग्जांपल भी दिया ताकि तुमको एक फील हो सके कि ये क्या बातें हो रही हैं। इसी तरह से मास है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, यानी यहां ये समझ में आया कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब मास में हम g का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।